एक साधे सब सधे सब साधे सब जाएं। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में। साथियों, 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आप लोगों के सामने आ चुके हैं और चुनाव परिणाम हमें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत में 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव भारी भरकम बहुमत के साथ जीत लिया है। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को खो दिया है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक के साथ साथ उसने एक और राज्य तेलंगाना में भी अपनी सरकार बनाने के लायक बहुमत प्राप्त कर लिया है। साथियों, अब इस जीत और इस हार को क्या कहा जाए? अगर मजाक में इसको इस तरह से समझा जाए कि जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वह बंदर। इस जीत का शहरा किसके सर पर बंधे और हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, यह तो पार्टियों का अपना निजी मामला है। मगर जनता ने यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जनता चाहती है कि देश या राज्य में एक ऐसा नेता होना चाहिए जो सिर्फ निर्णय लेने की स्थिति में हो और उसके निर्णय का विरोध करने की किसी के अंदर ताकत ना हो। जनता को ऐसा नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आता है, दिखता है। हम कहें तो हम इसे तानाशाही कहेंगे, परंतु जनता शायद इसको कुछ और समझ रही है। वह शायद तानाशाही से अभी परिचित नहीं है। मगर जो कुछ भी हो रहा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो निभाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके खासम खास सिपह सालार चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने। परंतु क्या यह जीत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की बदौलत है? क्या उनके सर ही इस पूरी जीत का सेहरा बनना चाहिए? अगर उनके सर ही सारी जीत का सेहरा बनना चाहिए तो ये पार्टी की जीत ना होकर यह 2 व्यक्तियों की जीत है। और जब ये 2 व्यक्ति किसी भी कारण से चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे तो क्या उस समय बीजेपी अपने इस बड़े वजूद को बचाए रख पाएगी? ये प्रश्न यहां पर उठता जरूर है। एक सही पोस्टमार्टम किया जाए खबर का तो इस जीत में सभी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का योगदान था और उन्होंने अपना योगदान पूरा दिया है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है। राज्यों के स्तर पर जो क्षत्रप थे उनका योगदान कम करके आंकना मुझे लगता है उनके राजनीतिक और क्षत्रप होने की जो इनकी योग्यता है उस पर हम सवालिया निशान लगा रहे हैं। साथियों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य प्रदेश में जो वहां के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और जनता के लिए मामा जी की बहुत सारी योजनाएं और मामा जी में जो जनता का विश्वास था उसने मध्य प्रदेश को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और साथ ही साथ वहां पर प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व जो है उसने वहां की जनता को एक विश्वास दिलाया। और चाणक्य कहने जाने वाले अमित शाह ने वहां पर ऐसी रणनीतिक चाल चली कि जो मध्य प्रदेश लगभग कांग्रेस की झोली में जाने वाला था, वह मध्य प्रदेश 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर भाजपा की सरकार बनवाने के लिए तैयार हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस के पाले में था और खुद भाजपा को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी, परंतु वहां पर भी माननीय प्रधानमंत्री का जादू चला और उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और चाणक्य अमित शाह की रणनीति वहां बखूबी काम आई और कांग्रेस के मुंह से जो निवाला भारतीय जनता पार्टी ने वहां छीना है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक चुनावी रणनीति का शानदार नमूना है। राजस्थान में क्योंकि वहां पर लगातार सरकारें बदलने की रवायत रही है और इसलिए वहां संभावना थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, परंतु अशोक गहलोत सरकार की बहुत ही शानदार जो काम थे और बहुत ही शानदार कुछ चीज़ें थी, जैसे स्वास्थ्य बीमा और जनता को कुछ 5 या 10 रुपए में खाने जैसी योजनाएं जो थीं, वो बड़ी शानदार योजनाएं थीं, परंतु शायद वहाँ की रवायत थी और इसलिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। परंतु इतने शानदार ढंग से बनी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। उनकी अपील जो है वो राजस्थान को जिताने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन तीनों राज्य में जो रणनीति थी उसके मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ही थे और उस रणनीति को सही तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया में एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो एक हिंदुत्व का चेहरा है, हार्ड हिंदुत्व का चेहरा है और जो हिंदुत्व के समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत दिला रहे हैं, लगातार उन्हें सत्ता का और सरकार का जो आनंद होता है उसे वो लगातार दे रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या राजनीति में मुद्दे गौण हो चुके हैं? मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि राजनीति में मुद्दे गौण हो चुके हैं, परंतु अगर विपक्ष किन्हीं मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठा पाता है तो सत्ता पक्ष को यह फायदा मिलना लाजमी है। जहां पर विपक्ष ने सही तरीके से अपने मुद्दों को उठाया है वहां पर सरकार पलटी है, सरकार बदली है। छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में भूपेश पटेल ने अच्छा काम किया, परंतु उसके बावजूद भी वह छत्तीसगढ़ को नहीं बचा पाए। राजनीतिक रूप से यहाँ पर भाजपा सफल हुई है और तेलंगाना में भी भाजपा काफ़ी हद तक सफल रही, वहाँ पर भी उसको अच्छी सफलता मिली, परंतु उसे आशा थी शायद वो बड़ा उलटफेर वहाँ पर करेगी, परंतु
वह इसमें सफल नहीं हो सकी, परंतु वो आगे के लिए रास्ता जरूर उसका खुल गया है। अब कांग्रेस को यह समझना है क्या वो सिर्फ दक्षिण की पार्टी बनकर रहना चाहती है और नॉर्थ इंडिया में उसे कैसे काम करना है, कैसे उसका भविष्य यहाँ पर उज्जवल हो सकता है, इसे समझने और जानने के लिए कांग्रेस के पास ना तो वक्त है और ना ही शायद उसके पास इतने तर्कशील और बुद्धिमान नेता हैं जो इस बात पर चर्चा कर सके, अपनी हार को स्वीकार कर सके और उसका सही विश्लेषण करके सही रणनीति तैयार कर सके और सही लोगों को, सही नेताओं को आगे बढ़ने का मौका दे सके। भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय के लिए बधाई। कांग्रेस को भी तेलंगाना में एक बड़ी विजय के लिए बधाई और लोकतंत्र इसी तरह से स्वस्थ गति से चलता रहेगा, इसके लिए हम मंगल कामना करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।